प्यारे साथियों, मैं कौशिक नौगाई आपके अपने चैनल नो कन्फ्यूज़न सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। मैंने कल आपको 4 टाइप के जो डिटर्मिनर्स थे वो कंप्लीट करवाए थे, जिनमें से पहला आर्टिकल डिटर्मिनर्स था, नंबर दूसरा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव था, नंबर तीसरा आपका पॉजेसिव था, नंबर चौथा आपका न्यूमेरिकल था और ये आपका 5वां है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स। कहने का मतलब आपका ये है कि एक मात्रा को आपके सामने जो है लेकर के आता है और वो मात्रा ऐसी होती है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, यानी कुछ मात्रा होती है। थोड़ा सा डिफरेंस है आपका न्यूमेरिकल में और आपका जो क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स है उनमें। तो न्यूमेरिकल तो ऑलरेडी मैं आपको जो है अच्छी तरह से डिफाइन कर चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके इंडेफिनिट आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सब इसके अंडर में आते हैं डिटर्मिनर्स के फॉर्म में, जिनमें से ढेर सारे थे आपके कल जिसके बारे में हमने जो है डिस्कस किया था। आज मैं इससे आगे चल रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ आपसे क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स की। देखिए, क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स जनरली हैं क्या, या क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स हम कहते किसे हैं। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को नापने या परिणाम को दर्शाने वाला कोई भी एलिमेंट अगर आपके पास आएगा, किसी चीज़ को नापने या परिणाम को दर्शाने वाला कोई भी चीज़ आपके पास आएगा, तो ये आपका, इनको क्या बोलते हैं इनको हम परिणाम विशेषण के नाम से भी जानते हैं। यानी ये आपके क्या होते हैं, ये विशेषण का कार्य करते हैं जो किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में हमें जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं। जैसे इन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटिव भी कहते हैं और इनसे हमें वस्तु की मात्रा का पता चलता है कि वस्तु की मात्रा कितनी है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई अगर आपसे ये कहता है कि क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, तो हम सिंपल ये कहते हैं कि जी आमतौर पर जो अलग अलग प्रकार के परिणाम की विशेषता को हमें बताते हैं, अर्थात उसके नापने तोलने के पूरे तत्वों के बारे में हमें जानकारी देते हैं, यानी एडजेक्टिव क्वांटिटी के विषय में हमें जानकारी देते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या कॉल किए जाते हैं, क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स कॉल किए जाते हैं, राइट। और इनमें से नंबर सबसे पहला है आपका सम। तो सम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, आमतौर पर जब भी किसी चीज़ की छोटी मात्रा होती है या कम मात्रा होती है तो उसके लिए हम हमेशा ही सम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए लिटिल, यानी सम का मतलब है आपका ए लिटिल, जिसकी मात्रा कम है यानी जिसकी मात्रा आपका छोटी है। इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पर है सम वाटर इन द जग, कहने का मतलब है कुछ पानी है जग में। अब पानी की क्वांटिटी कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, इसके विषय में जानकारी नहीं है। तो जहां पर भी इस प्रकार का कोई सेंटेंस आपके पास आएगा, ये है आपका कि सम वाटर इन द जग, तो यहाँ पर वाटर के साथ में आपका सम लग गया और इन द जग में है, तो पानी के अंदर, जग के अंदर पानी की मात्रा कितनी है इसके विषय में जानकारी नहीं है, बट पानी है। क्लियर है। तो क्या किया इसने, क्वांटिटिव एडजेक्टिव को हमारे सामने रखा, मात्रा को हमें बताया, लेकिन कौन सी मात्रा, जिसको आप माप तोल नहीं सकते, अर्थात जिसकी क्वांटिटी कितनी है इसके विषय में जानकारी नहीं है। नंबर दूसरा है आपका आई गेव यू सम मनी यस्टरडे, मैंने भैया तुम्हें कल कुछ पैसे दिए थे। तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा सम मनी का मतलब आपका ये है, पैसे की मात्रा निश्चित नहीं है कि 500 दिए, 1000 दिए, 2000 दिए, 20,000 दिए, 1 लाख दिए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्लियर। नंबर थर्ड है आपका, कहता है सम बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर से कुछ किताबें आपकी गायब हैं। तो इन तीनों ही वाक्यों में आपने देखा होगा, जिनमें से आपका पहला, दूसरा और तीसरा है, जिसमें जग के अंदर कुछ पानी है, सम की मात्रा का यूज हुआ है, उसने मुझे कल पैसे दिए थे या मैंने तुम्हें कल कुछ पैसे दिए थे, मात्रा निश्चित नहीं है, और उससे जो नेक्स्ट है आपका कि लाइब्रेरी से कुछ किताबें आपके गायब हैं। इन तीनों ही कंडीशन में आपका मात्रा एडजेक्ट नहीं है, यानी जो फिक्स्ड है वो नहीं है, हमें पता कितनी है बट कुछ है। तो ये छोटी मात्रा को आइडेंटिफाई करता है और इसके लिए हम सम का इस्तेमाल करते हैं। 3 सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं। नंबर पहला है आपका कि सम वाटर इन द जग, नंबर दूसरा मैंने आपको बताया आई गेव यू सम मनी यस्टरडे, और तीसरा बताया सम बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। क्लियर है। नंबर जो नेक्स्ट है ये है एनी, बहुत अपने आप में बड़ा अनोखा शब्द है। एनी का प्रयोग भी आपका संख्या के लिए किया जाता है, यानी जैसे सम का प्रयोग आप जो है संख्या के लिए करते हैं, तो एनी का प्रयोग भी संख्या के लिए किया जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता साथियों ये होती है कि ये सिर्फ 2 ही प्रकार के वाक्यों में लगता है, या तो वाक्य आपका इंटरोगेटिव हो या फिर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो। क्लियर है।
एनी का प्रयोग भी आप मात्रा के लिए ही करते हैं, लेकिन उस मात्रा के लिए करते हैं जिसमें या तो आपसे सवाल पूछा जाता है या सवाल में नकारात्मक भाव होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, एनी इसका अर्थ है कुछ अथवा कोई, लेकिन इसका प्रयोग इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों में किया जाता है। जैसे ही हैज़ नॉट एनी मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज हो गया। आगे है इज देयर नॉट एनी पर्सन इन द हाउस, क्या घर के अंदर सवाल पूछा गया है, और साथ में इंटरोगेटिव भी है कि इज देयर नॉट एनी पर्सन इन द हाउस, क्या घर के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है। और उससे नेक्स्ट है आपका, कहता कि हैज ही एनी पेन, क्या उसके पास कोई पेन है। तो इन तीनों के अंदर ही एक में आपका इंटरोगेटिव है, एक में आपका नेगेटिव है, और एक में इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो जहाँ पर भी मात्रा का आपको पता चलता होगा, और वो भी ऐसी मात्रा जिसके बारे में कोई फिक्सेशन नहीं है, उसके साथ में हम एनी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। नंबर हम थर्ड पे आते हैं, जो तीसरा पॉइंट है हमारा एनी के बाद वाला। एनी के बाद साथियों हम एक और चीज़ जो है हमारे सामने उत्पन्न होती है कि और एनी का हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो एनी आपकी दो सस्पिशियस प्लेसेस हैं जहाँ पर इसका यूज होता है। एक तो जहाँ पर भी आपका हार्डली होगा, जहाँ पर भी हार्डली होगा, हार्डली के बाद हमेशा ही एनी का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है। इफ के बाद हमेशा ही एनी का प्रयोग किया जाएगा, और डाउट के बाद एनी का प्रयोग किया जाएगा। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अभी आपसे कहा था कि जहाँ पर हम सिंपली एनी का प्रयोग इंटरोगेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसों में करते हैं, और मात्रा को दर्शाने के लिए करते हैं, किसी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। यहाँ तो ये लगता है, जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए थे। नंबर फर्स्ट मैंने आपको बोला था ही हैज़ नॉट एनी मनी, नेगेटिव। इज देयर नॉट एनी पर्सन इन द हाउस, इंटरोगेटिव नेगेटिव। और थर्ड बोला था मैंने ही हैज़ एनी पेन, इंटरोगेटिव। तो ये तीनों तो आपके थे ही, कौन से थे? नेगेटिव थे, इंटरोगेटिव थे, और इंटरोगेटिव नेगेटिव थे। इनमें तो एनी का इस्तेमाल हो गया मात्रा को दर्शाने के लिए। इससे जो नेक्स्ट है, मैंने बोला हार्डली के बाद इफ के साथ और डाउट के साथ भी एनी का प्रयोग किया जाता है। जहां पर भी हार्डली होगा, इफ होगा और एनी होगा, इन तीनों के साथ में भी आपने एनी का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल है आपका, एक एक करके बोल रहा हूँ। ही हैज हार्डली एनी सेंस, यानी उसके अंदर यार मुश्किल से ही जरा भी समझ नहीं है। ठीक है। नंबर दूसरा है आपका, इफ देयर इज एनी डेंजर कॉल मी, अगर तुम्हें कहीं पर भी कोई खतरा नजर आए तो भैया मुझे फोन कर लेना या मुझसे संपर्क कर लेना। और उससे आपका नेक्स्ट है कि हैव यू एनी डाउट अबाउट इट, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई संदेह है। तो क्लियर हो गया आपका। इंटरोगेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में, तीन में तो यूज होता ही है। साथ में जहां पर हार्डली आएगा उसके साथ में यूज होता है, जहां पर इफ आएगा उसके साथ में यूज होता है, और जहां पर साथियों कोई संदेह होगा, डाउट होगा, उसके साथ में यूज होता है। क्लियर है। इससे नंबर जो नेक्स्ट है ये है आपका नो, यानी नो का प्रयोग हम कहाँ और किस दशा में करते हैं। तो इसका अर्थ है जरा भी नहीं, यानी जब हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती या हमारे पास बिल्कुल शून्य हो जाते हैं हम, तो वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं का, फ्लैट आंसर, जिसका आमतौर पर हमेशा एक ही प्रत्युत्तर होता है, और वो प्रत्युत्तर आपका क्या है? नहीं। तो जहाँ पर नो लगता है इसका मतलब है आपका जरा भी नहीं। जैसे देयर इज नो ट्रूथ इन हिज स्टेटमेंट, उसने जो भी बात कही है भाई, उसने जो भी स्टेटमेंट दी है उसमें कहीं से दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। और नंबर दूसरा सेंटेंस है ही हैज़ नो मैनर्स, उसको बिल्कुल भी ढंग नहीं है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का। कहने का मतलब है कि कहते हैं ना यार मैनर नहीं है क्या तेरे को, यानी कोई ऐसी आदत, ऐसी समझ, ऐसा तौर तरीका जो अच्छा हो तो मैनर्स उसे बोला जाता है, आदतों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ही हैज़ नो मैनर्स, उसको किसी भी प्रकार का कोई समझ नहीं है, कोई तौर तरीका नहीं है, तो इसमें हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। उससे नंबर नेक्स्ट, अच्छा नो का पता लगा आपका। नो का मैंने बोला इसका मतलब है आपका जरा भी नहीं। इसमें मैंने अभी आपको 3 सेंटेंस बताए, देयर इज नो ट्रूथ इन हिज स्टेटमेंट, और एक मैंने आपको बताया ही हैज़ नो मैनर्स। क्लियर है। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका मच। मच का मतलब आपका है बहुत सा। मच का मतलब क्या होता है? बहुत सा। लेकिन पता गजब क्या है कि इसको आप गिन नहीं सकते हैं कि कितना, यानी अनकाउंटेबल के साथ में आप मच का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर भी मच होगा ये हमें क्वांटिटी को तो आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन साथियों उस क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करेगा जिसको आप गिन नहीं सकते, उसके लिए हम मच का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है बहुत, अर्थात बहुत बड़ी मात्रा में। जैसे एग्जाम्पल है कि शी गेव मी मच एडवाइस,
उसने मुझे ढेर सारी सलाह दी, उसने मुझे ढेर सारे अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ दी। और आगे है आपका कि डज यूर काउ गिव मच मिल्क, क्या तुम्हारी गाय बहुत सारा दूध देती है। तो यहाँ पर हम हमेशा ही मच का इस्तेमाल करेंगे। कोई कन्फ्यूजन है? मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ में किया जाएगा और आमतौर पर इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा को आइडेंटिफाई किया जाएगा, बिग क्वांटिटी को या लार्ज क्वांटिटी को दर्शाया जाएगा। क्लियर है? इसे नंबर नेक्स्ट है साथियों आपका मोर। इसका मतलब भी क्वांटिटी है, लेकिन पता कौन सी क्वांटिटी है? जब आपको कोई चीज़ और ज़्यादा चाहिए होती है। तो जब भी आपको किसी चीज़ की और रिक्वायरमेंट है तब हम इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मोर का इस्तेमाल करते हैं। मोर का अर्थ है ग्रेट क्वांटिटी यानी अधिक मात्रा। जैसे एग्जाम्पल है, कहता है कि विल यू गिव मी मोर मनी, क्या तुम मुझे और ज़्यादा पैसे दे सकते हो। और उससे अगला है आपका कि यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स, तुम्हें और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए भैया इस सक्सेस के लिए, इस कामयाबी के लिए, किसी भी प्रकार की कामयाबी के लिए तुम्हें और एफर्ट इसमें डालने चाहिए। तो मोर में क्या हो गया? इसका मतलब ये क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करता है, ग्रेट क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन और मांगता है, यानी यू नीड समथिंग मोर, आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। आपने देखा था ना, एक ऐड आती थी पेप्सी की, ये दिल मांगे मोर, तो उसमें मोर का इस्तेमाल साथियों इसलिए हुआ है क्योंकि उसको और रिक्वायरमेंट है इसकी। और मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम बोलते हैं कि ये दिल मांगे मोर, तो ये इंग्लिश नहीं, ये हिंग्लिश होती है, HINGLISH। इसको हिंग्लिश इसलिए बोला जाता है क्योंकि एशिया के बहुत सारे कंटिनेंट्स, बहुत सारी कंट्रीज आपकी ऐसी हैं एशिया कॉन्टिनेंट्स के अंदर, जो हमारे एशिया महाद्वीप है उसके अंदर कुछ ऐसे देश हैं, जैसे भाई भारत हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया आपका, नेपाल हो गया आपका, तिब्बत हो गया आपका, म्यांमार हो गया आपका, भूटान हो गया। तो वहाँ पर कुछ मिली जुली भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें अपनी लोकल लैंग्वेज और साथ में अंग्रेजी के शब्दों को ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हिंग्लिश का। यानी जहाँ पर ENGLISH लग रहा है उसकी बजाय HINGLISH लगता है और इसको हिंग्लिश बोला जाता है। कभी इसके विषय में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये है कि यहाँ पर मैं मोर के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इसका अर्थ है ग्रेट क्वांटिटी यानी अधिक मात्रा को दर्शाता है और हमेशा कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। यानी मोर का इस्तेमाल आप हमेशा तब करेंगे जब आपको कुछ ज़्यादा चाहिए होगा। जैसे मैंने बोला कि विल यू गिव मी मोर मनी, और दूसरा मैंने बोला कि यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स, यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स। और इससे नेक्स्ट है साथियों ये है लेस। तो जिसका मतलब ही लेस है, लेस का मतलब है माइनस हो जाना, कम हो जाना। तो ये क्या करता है कि ये स्मॉलर क्वांटिटी को हमारे सामने दर्शाता है, छोटी मात्रा को हमारे सामने दर्शाता है। जैसे एग्जांपल है आपका, कहता है सी स्पेंड लेस टाइम देयर, उसने वहाँ पर बहुत कम समय बिताया भैया। और अगला है आपका कि ही हैड लेस प्रॉब्लम नाउ, अब उसके पास समस्या बहुत कम थी। तो ओवरऑल मिलाकर के कहने का मतलब है कि लेस का मतलब होता है कम मात्रा से, बहुत छोटी मात्रा से। तो जहाँ पर भी कम या छोटी मात्रा आप डिफाइन करेंगे वहाँ पर लेस का यूज़ होगा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? उससे नेक्स्ट है आपका लिटिल। इसका मतलब है, लिटिल का मतलब है आपका बहुत कम मात्रा से। बहुत कम मात्रा आपकी क्या होती है? ये हमसे ये कहता है कि जब भी लिटिल का प्रयोग करते हैं नॉट मच, अर्थात ज़रूरत से भी कम। कहने का मतलब है जितना हमें चाहिए उतना भी हमें नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? लिटिल का। मैंने आपको ध्यान होगा कि जब मैं आपको फ्यू के बारे में, फ्यू के बारे में और द फ्यू के बारे में जानकारी दे रहा था, सेम उसी के फॉर्मेशन में आपका क्या है? लिटिल है, ए लिटिल है और द लिटिल है। तो अभी मैंने आपसे जब लिटिल की बात की तो मैंने आपसे कहा कि नॉट मच, अर्थात ज़रूरत से भी कम, यानी जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है उससे भी कम। जैसे एग्जांपल है कि मुझे 2 रोटियां या 3 रोटियां खानी हैं लेकिन मुझे एक ही मिल पा रही है, तो 2 रोटी आपकी शॉर्ट हो गई ना सर। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे? लिटिल का। यानी जो मेरी नीड थी वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही है। क्लियर है? नंबर जो सेकंड है आपका दूसरा वाला है, एग्जांपल दे दूं मैं पहले इसका। ये है आपका, कहता है कि देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, उसकी कामयाबी की संभावना ना के बराबर है भाई, बहुत कम है। यानी जितनी ज़रूरत है वहाँ पर उसे हमें नहीं लगता कि वो पट्टा कामयाब होगा या उसको किसी भी प्रकार की कोई कामयाबी मिलेगी। और आगे है साथियों, कहता है ही हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन हिज फैमिली, उसके अपने परिवार पर जितनी ज़रूरत होनी चाहिए उतना भी प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया? लिटिल का।
इससे जो नेक्स्ट है आपका सेकंड वाला, ये है आपका ए लिटिल, जिसको लोग अ लिटिल भी कहते हैं। तो जो आपका ये लिटिल है, इसका है ज़रूरत के बराबर, यानी मुझे 3 रोटियां हैं चाहिए तो वो 3 मुझे मिल रही हैं, मुझे 4 पैंटें चाहिए तो वो 4 पैंटें मुझे मिल रही हैं, मुझे 10 शर्टें चाहिए तो 10 शर्टें मुझे मिल रही हैं। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि विच काइंड ऑफ द डिमांड यू हैव द पर्सन कैन फुलफिल। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अ लिटिल का या ए लिटिल का। जैसे इसका अर्थ है ज़रूरत के बराबर, कहता है विल यू स्टे हियर ए लिटिल लॉन्गर, यार क्या आप यहाँ उतना रुक सकते हैं जितनी हमारी ज़रूरत है, यानी थोड़ा सा और रुक सकते हैं जो हम आपसे चाह रहे हैं। और नंबर दूसरा है साथियों आपका, कहता है कि लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, चलो यार थोड़ा सा घूमने के लिए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने किसका इस्तेमाल किया, ए लिटिल का। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ये क्या है, जितनी हमारी ज़रूरत है उतना हमें चाहिए। पहले में लिटिल में क्या था, जितनी हमारी ज़रूरत है उतनी हमें नहीं मिल रही है। और इसका जो तीसरा है आपका, ये है आपका द लिटिल। इसका अर्थ है ज़्यादा नहीं। इसका क्या अर्थ है, ज़्यादा नहीं, पर जितना भी है, अर्थात जो मात्रा पहले थी अब उसके पास में अवेलेबल नहीं है। देखिए क्या गजब की जो है इंसिडेंट है कि लिटिल में क्या हुआ, ए लिटिल में क्या हुआ और द लिटिल में क्या हुआ। अब द लिटिल में क्या हुआ कि जो कुछ भी हमारे पास था वो इस समय अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ पर भी इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है, उसके साथ में आपने द लिटिल का प्रयोग करना है। मैं एक बार पूरा आपको बता देता हूँ। इसका अर्थ है ज़्यादा नहीं पर जितना भी है, अर्थात वह मात्रा जो पहले थी पर अब नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है, कहता है कि आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, भैया जितना भी मेरे पास पैसा था वो मैं खर्च कर चुका हूँ। तो अब ठन गोपाल हो गया मामला, आउट ऑफ पॉकेट हो गए हैं, नथिंग इन द पॉकेट, कंप्लीटली एम्प्टी पॉकेट, वैकेट हो गई है। तो जहाँ पर भी इस प्रकार का कोई प्रोसीजर हमारे सामने आता है, वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करते हैं, द लिटिल का। और एक सेंटेंस और है, द लिटिल नॉलेज ऑफ ड्राइविंग प्रूव्ड यूजफुल टू मी। यार अगर जो है, जो गाड़ी का ज्ञान है, अगर वो जैसे मुझे कभी था, अगर आज भी होता तो शायद कहीं ना कहीं मेरे काम आता। तो जहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने आती हैं, वहाँ पर आपने द लिटिल का इस्तेमाल करना है। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स का साथियों, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं एक नया टॉपिक लेके फिर आपके सामने आऊँगा। और आपसे मेरे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, दिल की गहराइयों से प्रार्थना है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही मैं इस काम को अंजाम दे सकूंगा। आप अगर मेरे साथ होंगे तो मैं ये कारवां आगे चला पाऊंगा, और अगर आप साथ नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। तो उस कारवां को जिंदा रखने के लिए आप लोगों का मेरे साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो अकेला ही चला था। कारवां आप लोगों का मेरे साथ में होगा तो साथियों, हो सकता है कि आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से वो मंजिल मुझे मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ और दूसरी बार एक नया टॉपिक फिर आपके सामने लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए वॉच करते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।